हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल का आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम के लिए जो बड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, दीर्घ और जो निबंधात्मक प्रश्न 3 और 4 नंबर के जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि ये क्रम के हिसाब से छठवा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई प्रश्न ऐसे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग क्रम रहेंगे इनके। तो जो प्रश्न है वो ये है कि सूती वस्त्र निर्माण यानी कि सूती वस्त्र जो उद्योग है उसके स्तर और विश्व वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पहला तो आपको ये करना है कि सूती वस्त्र निर्माण के स्तर क्या है। देखिए, 2 प्रश्न शामिल है इसमें और दोनों का आपको अलग अलग आंसर देना है, क्योंकि परीक्षा में जो नंबर का वितरण होता है वो भी अलग अलग रहेगा। तो पहले प्रश्न के लिए अलग नंबर रहेगा और दूसरे प्रश्न के लिए अलग नंबर रहेगा। तो पहले तो आपको बताना है सूती वस्त्र निर्माण के स्तर और बाद में फिर आपको बताना है विश्व वितरण का विस्तार। तो देखिए, लिखेंगे आंसर कि सूती वस्त्र उद्योग जो है, इसमें सूती वस्त्र उद्योग एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग में 3 उप क्षेत्र हैं जिन्हें सूती वस्त्र निर्माण के स्तर कहा जाता है। तो पहले तो अपन ये तीनों स्तर देख लेते हैं जो कि सूती वस्त्र निर्माण के स्तर कहे जाते हैं। पहला है हथकरघा क्षेत्र। यह श्रम पर आधारित उप क्षेत्र है। इसमें कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है, क्योंकि अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कुशल श्रमिक हैं वो भी चल जाते हैं और जो अर्ध कुशल श्रमिक हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, उनको भी यहाँ पे रोजगार मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है और विशेष करके ये श्रम पर आधारित है। तो श्रम जो है वो हमें ये कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों से मिल जाता है। इसमें कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इसकी रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता और कम पूंजी निवेश के कारण ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में खादी के उपयोग पर बल दिया था। इस क्षेत्र के अंतर्गत सूत की कताई और वस्त्रों की बुनाई आदि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका स्तर है वो है शक्ति चालित करघा क्षेत्र। इसमें कपड़ा बनाने का कार्य बिजली से संचालित करघों के माध्यम से होता है, अतः इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है। जब मशीनों से काम होगा, बिजली से काम होगा, तो श्रमिकों की आवश्यकता वहाँ पर कम पड़ेगी और उत्पादन भी अधिक होगा। ठीक है, तो दूसरा ये क्षेत्र है। तीसरा है कारखाना क्षेत्र। यह बड़ी इकाइयों वाला उप क्षेत्र है। इसमें वस्तु निर्माण का कार्य बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तम किस्म के वस्त्रों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है। तो ये तो हो गए सूती वस्त्र निर्माण के विभिन्न स्तर। पहला है हथकरघा, जिसमें कि श्रम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इसमें कुशल और अर्धकुशल दोनों श्रमिक जो है वो काम करते हैं। रोजगार बहुत ज़्यादा मिलता है। श्रम की आवश्यकता तो अधिक होती है लेकिन पूंजी की आवश्यकता कम होती है। दूसरा होता है शक्ति चालित करघा, जिसमें बिजली से चलने वाली जो करघे होते हैं उनसे उत्पादन होता है। इसमें कुछ जो है वो पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है और जो है वो श्रमिक इसमें कम लगते हैं। और अंत में जो सबसे बड़ा जो स्तर है वो है कारखाना क्षेत्र और इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। इसमें निर्माण भी बड़े स्तर पर होता है। इसमें जो किस्म होती है वो बहुत ही उत्तम किस्म का वस्त्र जो है वो बनता है। अब दूसरे प्रश्न का अपन उत्तर देंगे कि सूती वस्त्र उद्योग का विश्व वितरण। सूती वस्त्र निर्माण के लिए उत्तम किस्म की कपास की पर्याप्त आवश्यकता होती है। जो सबसे बढ़िया किस्म की कपास होती है उससे फिर कपड़ा भी बढ़िया अच्छा बनता है। विश्व की लगभग 50% से अधिक कपास का उत्पादन 6 देशों भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। अतः इन देशों की सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों और जापान में आयातित कपास पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया गया है। अकेला यूरोप विश्व की लगभग आधी कपास का आयात करता है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जो एक प्रकार से मशीनों में जो बनाया जाता है रेशा, है ना, उससे काफ़ी इसे कंपटीशन झेलना पड़ता है, जिसके कारण अनेक देशों में इस उद्योग में गिरावट देखी जा रही है। श्रम की लागत, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी सुधारों से भी इस उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतया द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आशातीत प्रगति की, लेकिन वर्तमान में इसके उत्पादन में कमी आ रही है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग उन कम विकसित उद्योगों में स्थानांतरित हो रहा है जहां श्रम लागत कम है। तो जहां पर कम पैसे में अधिक श्रमिक मिल जाते हैं वहां पर यह उद्योग जो है वो स्थापित होता जा रहा है।
आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पर्यटन से क्या आशय हैं, पर्यटन की प्रमुख विशेषताओं और पर्यटन आकर्षण एवं इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जहाँ तक पर्यटन की बात है, अगर अपन बात करें जो अपना तीसरा जो क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र जो है, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, तो सर्विस सेक्टर में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है, इसकी सबसे बड़ी भागीदारी है। तो बात करते हैं कि पर्यटन से आशय होता क्या है। तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। पर्यटन की विशेषताएं, तृतीयक क्रियाकलापों में पर्यटन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, जिससे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% भाग प्राप्त होता है। विश्व में पर्यटन सेवा के क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। पर्यटन को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। और फिर है कि पर्यटन सेवाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार और शिल्प उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। और पांचवा पॉइंट लिखना है कि विश्व के कुछ पर्यटक स्थलों पर पर्यटन मौसम पर निर्भर होता है, जबकि कुछ पर्वतीय पर्यटन स्थल वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से पर्यटन जो है, हमने देखा कि इसकी प्रमुख, पर्यटन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब अपन देखेंगे पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारण, प्रमुख कारक। तो पर्यटकों को आकर्षित करने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका रही है। पहला है जलवायु। अवकाश अवधि के दौरान पर्यटक प्राय अनेक क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। जब मान लीजिए कि ग्रीष्म अवकाश होता है, विशेष करके स्कूलों के अवकाश होते हैं, तो उस समय पेरेंट्स भी अपने बच्चों को साथ लेकर के पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। और या फिर विशेष करके जो त्योहारी सीजन होता है उस समय भी जाते हैं। तो जहाँ पर अनुकूल जलवायु दशा मिलती हो, वहाँ पर ये जो है वो अवकाश के क्षेत्रों में जाया करते हैं। यूरोप में शीतकालीन अवकाश का आनंद उठाने के लिए अधिकांश पर्यटक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उष्ण और धूपदार मौसम से आकर्षित होकर इन क्षेत्रों में जाते हैं। दूसरा है भूदृश्य आकर्षण। पर्वतीय भूदृश्य, झीलें और सागरीय तट जैसे प्राकृतिक भूदृश्य पर्यटकों को प्रमुख रूप से आकर्षित करते हैं। मतलब जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र होता है, लोग वहां पर घूमना जाना पसंद करते हैं, या फिर झीलें होती है, या फिर सागर के जो तट होते हैं, समुद्रों के जो तट होते हैं, वहां पर लोग जो वो जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इतिहास एवं कला। जो प्राचीन स्मारक हैं, विरासत स्थल हैं, पुरातत्व स्थल हैं, किले हैं, महल हैं या धार्मिक जो स्थल हैं, ये भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोग इन स्थानों को भी देखने के लिए यहाँ की यात्रा करते हैं। और अगला पॉइंट है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा पर्यटक क्षेत्रों में वे अधिवास, जहाँ पर्यटकों को सस्ती दरों पर आवासीय और भोजन व्यवस्था उपलब्ध होती है और अच्छी क्वालिटी की जो व्यवस्था उपलब्ध होती है, तो ऐसे क्षेत्रों की ओर भी पर्यटक आकर्षित होते हैं। गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये हमने देखा पर्यटन के बारे में। अब अपन देखेंगे पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो निम्नलिखित है। पहला तो है मांग। पिछली शताब्दियों से अवकाश के लिए मांग में तीव्रता से वृद्धि हुई है। जीवन स्तर में सुधार और बढ़े हुए आराम के समय के कारण बड़ी संख्या में लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। उसके बाद परिवहन जो है ये भी पर्यटन को प्रभावित करता है। परिवहन सेवाओं में सुधार के साथ साथ पर्यटन क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ है। बेहतर सड़क परिवहन में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। पिछले कुछ वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरणार्थ वायुयान द्वारा कुछ ही घंटों में यात्री अपने घर से विश्व में कहीं भी जा सकता है। अवकाश पैकेज के प्रारंभ ने पर्यटन लागत घटा दी है। तो ये हमने देखा पर्यटन के विभिन्न जो पर्यटन का आशय, पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारण, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारण, ये सारे कारक हमने भी देखे। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये जो भी जितने भी अपन प्रश्न कर रहे हैं ये बड़े प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में 3 और 4 नंबर के पूछे जाएंगे। आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। उद्योगों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जाता है। एक होते हैं कुटीर उद्योग जिन्हें घरेलू उद्योग कहा जाता है, दूसरे होते हैं छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरे होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। सबसे पहले अपन बात करेंगे कुटीर उद्योग की। कुटीर या घरेलू उद्योग वस्तु निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, मतलब सबसे छोटे स्तर पर यहाँ पे चीज़ों का निर्माण किया जाता है।
इस उद्योग के अंतर्गत शिल्पकार अपने घरों पर ही स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। मतलब छोटे छोटे जो शिल्पकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जैसे मान लो मटके बनाने वाले हैं, मिट्टी से बर्तन बनने वाले हैं, या फिर इसी प्रकार की जो विशेष करके जो कृषि उत्पादन से जो चीज़ों का निर्माण होता है, जो घर पर ही होता है, तो वो इसमें शामिल किया जाता है। इसमें पूंजी का समावेश न्यूनतम और मानवीय श्रम का समावेश अधिकतम होता है। मतलब कम से कम इसमें पूंजी लगाई जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लगे रहते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, घर के सभी सदस्य मिलकर के इन कामों को करते हैं। कुटीर उद्योग में साधारण औजारों द्वारा परिवार के अधिकांश सदस्य मिलकर के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूंजी और परिवहन इन उद्योगों के स्थानीयकरण को अधिक प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के अधिकांश भाग का उपभोग स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है। मतलब ज़्यादा इनका जो कोई निवेश नहीं, इनका निर्यात नहीं होता है, तो इसलिए पूंजी भी इन्हें प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर भी काम में लिए जाने वाले ज़्यादातर चीज़ों का निर्माण करते हैं। भारत में कुटीर उद्योग के अंतर्गत जैसे जुलाहों द्वारा कपड़े बनाना, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन के निर्माण को प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। कुछ वस्तुएं स्थानीय रूप से उपलब्ध वनोत्पादों से भी निर्मित की जाती हैं। तो ये कुटीर उद्योगों में शामिल विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और इनका निर्माण हमने देखा। अब दूसरे नंबर पर अपन देखेंगे छोटे पैमाने के उद्योग। तो ये जो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, इस स्तर के उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल, अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये थोड़ा सा, जैसे एक तो अपन ने देखा घरेलू जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, घरेलू जो उद्योग हैं, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अधिक उत्पादन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मशीनों का प्रयोग इसमें किया जाता है, और कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को इसमें जो है वो साथ में लिया जाता है। ये उद्योग घर के बाहर लगाए जाते हैं तथा इनमें उत्पादन की तकनीक कुटीर उद्योग की तुलना में उत्तम होती है। छोटे पैमाने के उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब स्थानीय आसपास के जो लोग होते हैं, उन्हें इसमें रोजगार मिल जाता है। इससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। मतलब उनके पास जब पैसा आएगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। विश्व में भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे विकासशील राष्ट्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। अंत में देखेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना मुख्यतः वाष्प चालित मशीनों के आविष्कार के बाद प्रारंभ हुई है। इन शक्ति संचालित यंत्रों की सहायता से उद्योगों में वृहद स्तर पर उत्पादन प्रारंभ हो गया है। बड़े पैमाने के लिए विस्तृत बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, पर्याप्त शक्ति आपूर्ति, कुशल श्रमिक, विकसित तकनीक, अधिक उत्पादन और पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब ये सारी चीज़ें फिर इसमें काम में ली जाती है ना। इनके लिए बड़े बाजार चाहिए, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल इन्हें चाहिए, बड़े पैमाने पर जो है वो शक्ति की आपूर्ति होती है, कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं, पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तकनीकी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ में इन उद्योगों का विकास ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोपियन देशों में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इन उद्योगों का विकास विश्व के अधिकांश देशों में देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे उद्योगों से रिलेटेड जो प्रश्न था। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो लेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।